हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा भी रहना चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे भी। आज मैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। क्योंकि किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, उसी तरह से रासायनिक समीकरण को लिखने की भी एक विधि है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले करना क्या होता है, पहला कदम हमको ये लेना होगा कि अभिकारक को बाएं तथा उत्पाद को दाएं लिखकर दोनों के बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ये आप पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं। तो अभिकारक को बाईं तरफ और उत्पाद को दाईं तरफ लिख करके बीच में हम तीर का चिन्ह देंगे। तीर का चिन्ह ऐसा होता है, देख लीजिए, तीर का चिन्ह देते हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं, यदि अभिकारक या उत्पाद, देख लीजिए, यदि अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अगर अभिकारक दो या दो से अधिक हो जाए या उत्पाद दो या दो से अधिक हो जाए तो दोनों के बीच में, जैसे दो अभिकारक है तो उन दोनों अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, या दो से अधिक अभिकारक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, या दो से अधिक उत्पाद है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा कह रहा है कि एक से अधिक अणुओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक अणु के पहले उनकी संख्या लिख दी जाती है। मान लीजिए अणु क्या है और परमाणु क्या है, तो जैसे ऑक्सीजन जो है ना, तत्व है, उसका संकेत O होता है। तो ऑक्सीजन एक परमाणु हुआ, ऑक्सीजन एक तत्व है और तत्व परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। तत्व के सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अणु हो गया O2। मान लीजिए एक अणु ऑक्सीजन है तो O2 लिख दिए, लेकिन अगर दो अणु ऑक्सीजन हो जाएगा तो उसके बगल में दो लिख देंगे। ये क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, दो हैं। तीसरा, जब दोनों पक्ष में, यहां जो पॉइंट दिया हुआ है चौथा पॉइंट, जब दोनों पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो वह संतुलित समीकरण होगा। जब दोनों पक्ष यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, यानी अभिकारक में और उत्पाद में, दोनों में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो गई तो वह समीकरण संतुलित होगा। यदि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो वह असंतुलित होगा। दोनों पक्ष कहने का मतलब तात्पर्य है मेरा अभिकारक और उत्पाद से, बीच में तीर का चिन्ह है, यानी तीर के बाईं तरफ अभिकारक और तीर के दाईं तरफ उत्पाद। अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर है तब तो वो संतुलित है, और अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो वो क्या है, आपका असंतुलित है। जैसे मैं यहां एग्जांपल लिया हूं Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, तो इधर देख लीजिए बीच में तीर का निशान है, इधर जो है अभिकारक है, दाईं तरफ जो है उत्पाद है। फिर यहां देखिए तीर का चिन्ह है, तीर के बाईं तरफ अभिकारक है, तीर के दाईं तरफ उत्पाद है। अब यहां देखिए दो अभिकारक है, एक Zn और दूसरा H2SO4, तो इन दोनों के बीच में हम कौन सा चिन्ह लगा दिए, प्लस का। यहां फिर देखिए उत्पाद कितने हैं, दो हैं, एक है ZnSO4 और दूसरा H2, तो दो है तो दोनों के बीच में कौन सी चिन्ह लगा दिए, प्लस का। उसी तरह यहाँ तीन उत्पाद है तो यहां भी प्लस लगा दिए, यहां भी प्लस लगा दिए। इधर दो अभिकारक है तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब हम इन दोनों में देखें कि कौन संतुलित है कौन असंतुलित है। तो देखिए जिंक यहाँ का एगो है, एगो, यहां भी जिंक एगो, यानी जितना जिंक अभिकारक में है उतना ही जिंक उत्पाद में है। हाइड्रोजन इधर कितना है, दो, इधर भी हाइड्रोजन दो, यानी अभिकारक में जितना आपका हाइड्रोजन है उतना ही उत्पाद में है। सल्फर यहाँ एक है, यहां भी सल्फर एक है, यानी अभिकारक में जितना सल्फर है उतना ही सल्फर उत्पाद में है। ऑक्सीजन देख लीजिए यहाँ चार है तो यहां भी चार है, यानी जितना ऑक्सीजन अभिकारक में है उतना ही
उत्पाद में है, यानी हम देख रहे हैं कि अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या है उतना ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या है, अतः ये क्या है, संतुलित है। क्या है बाबू, संतुलित है। क्या है, संतुलित है। अब यहां देखिए अभिकारक में कैल्शियम 1 है तो उत्पाद में भी कैल्शियम 1 है, यानी कैल्शियम बराबर है, जितना अभिकारक में है उतना ही उत्पाद में है। अब जो है कार्बन देखिए यहां 1 है तो यहां भी कार्बन नहीं, यहां भी कार्बन 1 है तो कार्बन भी बराबर है। ऑक्सीजन यहां 3 है तो यहां ऑक्सीजन 2 और 1 3, ऑक्सीजन भी हमारा बराबर है। अब हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि अभिकारक में हाइड्रोजन 1 और उत्पाद में 2, यानी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या समान नहीं है। अब क्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। फिर देख लीजिए क्लोरीन में भी डिफर कर गया, अभिकारक में क्लोरीन 1 और उत्पाद में क्लोरीन 2, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन की परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद में समान नहीं है, अतः यह कैसा समीकरण है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। हम देखते हैं रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? तो रासायनिक समीकरण का महत्व कह रहा है कि निम्नलिखित महत्व है। रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी है, रासायनिक समीकरण से हमें किन किन बातों का पता चलता है, तो ये इन्हीं सारी बातों को हम रासायनिक समीकरण के महत्व कहते हैं। यानी रासायनिक समीकरण से हमें जो है किन किन बातों का पता चलता है। तो आइए देखते हैं किन किन बातों का पता चलता है। तो पहला चलता है आणविक सूचना। तो आणविक सूचना क्या है? तो आणविक सूचना का मतलब हुआ कि अभिकारक के कितने अणु मिल करके उत्पाद के कितने अणु का निर्माण करते हैं। अभिकारक के कितने अणु मिल करके उत्पाद के कितने अणु का निर्माण करते हैं। दूसरा है गुणात्मक सूचना। गुणात्मक सूचना कहने का मतलब यह हुआ कि अभिकारक जो है कौन कौन से अभिकारक मिले तो कौन कौन सा उत्पाद बना, यानी अभिकारक तथा उत्पाद के नाम का पता चलता है। तीसरा है भारात्मक सूचना। भारात्मक, भार माने होता है वजन। अभिकारक के कितने भार के अभिकारक माने अभिकारक जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में, वे भार की दृष्टि से कितना मिले तो उत्पाद जो बना वो भार की दृष्टि से कितना बना। चौथा है आयतनिक सूचना। ये बतलाता है कि अभिकारक के कितने आयतन आपस में मिल करके उत्पाद के कितने आयतन का निर्माण किए। तो एक एग्जाम्पल से हम ये देखेंगे, इन चारों बातों को देखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है इनसे। जैसे आणविक सूचना, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 2H2 + O2 एरो 2H2O, तो इससे हमको पहला बताना है आणविक सूचना। आणविक सूचना मतलब क्या हुआ, तो जैसे हाइड्रोजन का एक अणु है तो हाइड्रोजन के कितने अणु आपस में मिले, 2। पहला सूचना हमको मिला कि हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 अणु, और ऑक्सीजन का यहां पर कोई अंक नहीं लिखा हुआ है यानी 1 है, तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के एक अणु आपस में मिलकर जल के कितने अणु का निर्माण किए, 2 अणु का। जल के 2 अणु का, देखिए जल H2O माने जल होता है, यहां संख्या कितना है, 2 है, यानी जल के कितने अणु है, 2 है। जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं, जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं।
निर्माण करते हैं। हमको ये पहला पता चल गया, क्या? आणविक सूचना। दूसरा है गुणात्मक सूचना। तो गुणात्मक सूचना क्या कहता है कि कौन को मिला? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण किया? जल का। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, ऑक्सीजन मिलकर, ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। ठीक है, इसका भी पता चल गया। तीसरा है भारात्मक सूचना। भारात्मक यानी भार के विचार से। तो हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन का जो भार होता है उसका भार होता है 2। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2 है। तो 2 दूनी 4, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो 16 दूना 32। 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर, ऑक्सीजन से मिलकर, देख लीजिए, 2 आ 16, 16 2 18, 18 दूना 36, 36 ग्राम जल का निर्माण करते हैं। 36 ग्राम जल का निर्माण करते हैं। ये भार की दृष्टि से हम देख लिए, निर्माण करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? भारात्मक सूचना मिल गई। अब आयतनिक सूचना क्या है? तो आयतनिक सूचना का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का 2 आयतन, हाइड्रोजन का 2 आयतन, हाइड्रोजन का 2 आयतन, ऑक्सीजन के 1 आयतन, ऑक्सीजन के 1 आयतन, 1 आयतन से मिलकर, मिलकर जल के 2 आयतन का निर्माण करता है। जल के 2 आयतन का निर्माण करता है, आयतन का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखें तो रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने की क्या उपाय है? रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के उपाय लिखने हैं। मान लीजिए रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं, अच्छी बात है। वो और अधिक अच्छा कैसे हो जाए, उससे और अधिक हमको सूचनाएं कैसे मिले, वो हमारे लिए अधिक लाभदायक कैसे हो, उसको हम कैसे बनाएं, उसके लिए हमको क्या क्या करना होगा, उसके बारे में बारी बारी से जाने। पहला कह रहा है कि अभिकारकों, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था की सूचना देकर, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था की सूचना देकर, अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था की सूचना देकर के हम इसको और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर भौतिक अवस्था है क्या? तो भौतिक अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस, और एक है जलीय विलयन। ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन। तो ठोस को हम लोग एस से निरूपित करते हैं, गैस को हम लोग जी से निरूपित करते हैं, द्रव को हम लोग एल से निरूपित करते हैं, और जलीय विलयन, जलीय विलयन को हम लोग एक्यू से निरूपित करते हैं। और इसको जो है अभिकारक तथा उत्पाद में जो पदार्थ बनते हैं उनके रासायनिक संकेत और सूत्र के बगल में इसको क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है। यदि अभिकारक या उत्पाद ठोस है तो उसके बगल, संकेत के बगल में एस लिख देंगे, गैस है तो जी लिख देंगे, द्रव है तो एल लिख देंगे, और जलीय विलयन है तो एक्यू लिख देंगे।
दूसरी स्विच हमको क्या करना होगा उपयोगी बनाने के लिए, दूसरा काम, तो अभिक्रिया में ऊष्मीय परिवर्तन की जानकारी देकर, अभिक्रिया में ऊष्मीय परिवर्तन की जानकारी देकर हम जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया होती है ना, या तो ऊष्मा उसमें शोषित होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ये कैसे जानकारी देंगे, ऊष्मा शोषित हो रही है तो ये कैसे जानकारी देंगे, अर्थात का उत्पन्न होना या शोषित होना कैसे पता चलेगा। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो हम रासायनिक समीकरण के अंत में प्लस चिन्ह दे करके ऊष्मीय मान को लिख देंगे, और जब ऊष्मा अवशोषित होगी तो रासायनिक समीकरण के अंत में माइनस चिन्ह दे करके हम ऊष्मीय मान को लिख देंगे। इस तरह से हमारा रासायनिक समीकरण के बारे में और अधिक जानकारी किसकी पता चलेगी, ऊष्मीय मान की, यानी ऊष्मा शोषित हो रहा है या ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। तीसरा है अभिक्रिया होने की आवश्यक शर्तों की जानकारी देकर, अभिक्रिया हो रहा है तो अभिक्रिया नॉर्मल हो रहा है या उसको ताप दिया जा रहा है यानी ऊष्मा दिया जा रहा है, कि उसको दाब दिया जा रहा है, कि उसको और उत्प्रेरित किया जा रहा है। तो इस सारी बातों को शर्त की जानकारी देकर के, अगर ताप की आवश्यकता है तो ताप को कहां निरूपित करेंगे, दाब को और उत्प्रेरक को, तो जो तीर का चिन्ह होता है उसके ऊपर या नीचे ताप, दाब और उत्प्रेरक को निरूपित करते हैं। अगर अभिक्रिया संपन्न कराने में हमको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तो हम उस तीर के निशान के ऊपर इस तरह का चिन्ह दे देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अगला वीडियो जो लेके आऊंगा उसमें हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, उसको लेकर के आऊंगा। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज, अच्छा लगता हो या लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर निश्चित रूप से कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके।